नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन यूपीएससी में। हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत के 5th एडिशन से कवर कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे इंटर स्टेट रिलेशनशिप। एक चैप्टर बीच में है, चैप्टर नंबर 13। हम 12 तक पूरा कवर कर चुके हैं। जो चैप्टर नंबर 13 है वो सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप है, लेकिन उसमें से जो मेन चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं, मतलब जीएसटी आ गया है और बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ा है, तो उसको मैं लास्ट में जब पार्ट सेकंड खत्म हो जाएगा और थर्ड पार्ट थोड़ा सा हो जाएगा तब पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात करेंगे, मतलब स्टेटों के बीच में जो संबंध है उसकी बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको भी चैप्टर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। आज मैं फर्स्ट पार्ट आपको बताते हैं। तो इंटर स्टेट रिलेशनशिप जो सक्सेसफुली फंक्शन है हमारे फेडरल सिस्टम का, फेडरल स्ट्रक्चर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब सेंटर, स्टेट और स्टेटों के बीच में भी जो स्टेट्स हैं आपस में, तो वो भी एक फेडरल स्ट्रक्चर के रूपांतर में ही आती हैं। तो जो फंक्शन है फेडरल स्ट्रक्चर का, वो केवल डिपेंड सेंटर और स्टेट के बीच में ही नहीं करता है, लेकिन स्टेट और स्टेट्स के बीच में भी करता है। जो आपस में स्टेट्स हैं जैसे यूपी, बिहार, एमपी, इनके बीच में भी फेडरल स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा कि कितना बेनिफिशियल है और हार्मोनियस स्ट्रक्चर बना हुआ है इन लोगों के बीच में दोस्तों। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस प्रोविजन को भी कंसर्न में लिया था कि, और 4 पॉइंट रखे थे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। तो उसमें ये बात लिखी हुई है, एडजुडिकेशन ऑफ इंटर वाटर डिस्प्यूट। आपने बहुत सारे डिस्प्यूट सुने होंगे, मैं अभी आपको डिस्प्यूट्स के बारे में बताऊंगा कि कावेरी डिस्प्यूट, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, रावी डिस्प्यूट्स। तो वाटर के ऊपर हमेशा लड़ाई रही है, क्योंकि वाटर एक स्रोत है हमारे प्रोडक्शन का, इरिगेशन का। तो इंटर वाटर डिस्प्यूट्स में कैसे काम होगा उसकी बात सेंटर ने इसमें रखी है। कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटर स्टेट काउंसिल, कि भाई एक इंटर स्टेट काउंसिल्स बनाई जाएंगी, उसमें मेंबर्स होंगे और वो उस प्रकार से कोऑर्डिनेट करके हमारी स्टेट्स को आपस में बढ़ावा देंगे, जिससे हमारा देश भी आगे बढ़े। तीसरा, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। दोस्तों इसका मतलब कि जो, जैसे आपने कभी सुना होगा कि रेफरेंस दिया जाता है कि केरला में ऐसा हुआ, यूपी में ऐसा हुआ, तो वो रेफरेंस दे के भी काम चल जाए। पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड्स जो हैं उस स्टेट्स के, वो किसी और स्टेट्स में यूज हो जाए। पब जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब आपने सुना होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसी जजमेंट दी और उस हिसाब से जो को एडवोकेट साहब हैं केरला के, वो ये बात रखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का मतलब यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये डिसीजन था, तो इस पे इस प्रकार से कार्रवाई होगी। जुडिशियल प्रोसीडिंग के भी रिकॉर्ड्स रखे जा सकते हैं दूसरी स्टेट्स में। 4th पॉइंट कहता है फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स। ट्रेड मतलब व्यापार, कॉमर्स मतलब इंटरेक्शन बिटवीन द 2 स्टेट ऑन ए इंडिविजुअल प्रोडक्ट। ठीक है, कि कॉमर्स हो रहा है, पैसों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, इंटरकोर्स मतलब बीच में। अच्छे से समझते हैं इन तीनों चीजों को। ट्रेड मतलब कि एक स्टेट, मान लीजिए यूपी से एमपी कोई चीज जा रही है तो वो ट्रेड है। और कॉमर्स मतलब कि इन दोनों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है पैसों का और काइंड का, चीजों का, उसे कॉमर्स कहेंगे। और इंटरकोर्स, ये जो दौर है बीच का, उसे इंटरकोर्स कहते हैं। तो ये 4 पॉइंट को विस्तार से इसमें चर्चा करी गई है इंटर स्टेट काउंसिल में। आज हम 3 पार्ट पढ़ेंगे इसके, एडजुडिकेशन ऑफ इंटर वाटर डिस्प्यूट, कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटर स्टेट काउंसिल और म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। और फिर बाद में जोनल काउंसिल भी स्टेब्लिश करी गई पार्लियामेंट के द्वारा, जिससे स्टेटों के बीच में कोऑपरेशन बना रहे। क्योंकि इंडिया जो है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि डाइवर्सिफाई कंट्री है, कि कश्मीर का जो चीज़ें हैं वो तमिलनाडु की नहीं है, तो उन सबको मिला के एकजुट यूनिटी की तरह काम कर सकें, इसलिए जोनल काउंसिल बनाई गई थी। इस पे भी चर्चा करेंगे इसी चैप्टर में दोस्तों। तो इंटर वाटर डिस्प्यूट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 262 कॉन्स्टिट्यूशन में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की जो एडजुडिकेशन है उसके बारे में किस आर्टिकल में दे रखा है, आर्टिकल नंबर 262 अनुच्छेद नंबर 262 के अंदर दोस्तों। पहला पॉइंट इसमें कहा गया है जो पार्लियामेंट है में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट नहीं है, यहाँ पे में है कि कर सकती है। मस्ट मतलब हो जाता है कि करना ही है, तो कर सकती है, एक लॉ प्रोवाइड कर सकती है किसी भी डिस्प्यूट के लिए या किसी भी कंप्लेन के लिए जो रिवर वैली या स्टेट की किसी रिवर को लेके बात हो रही है। मान लीजिए
कावेरी की लड़ाई चल रही है कर्नाटका तमिलनाडु, तो इसके लिए पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकती है, एक कानून बना सकती है जिससे वो जो डिस्प्यूट है वो निपट जाए। दूसरा, पार्लियामेंट में ऑल्सो प्रोवाइड दैट नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट, मतलब जो उस स्टेट के जो स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, वो इसमें एक्सरसाइज जुडिडिक्शन नहीं दे सकता। सिर्फ पार्लियामेंट जिस हिसाब से कानून बनाएगी उसी प्रकार से वो कार्य आगे की तरफ बढ़ सकता है। तो पार्लियामेंट ने क्या करा दोस्तों, दो एक्ट बनाए, एक रिवर बोर्ड एक्ट 1956 और एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। जो रिवर बोर्ड एक्ट है दोस्तों, वो प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स, कि मान लीजिए गंगा रिवर है तो उसका बोर्ड्स बनाओ, ठीक है, और उनकी जो वाटर का डिवाइडेंस है उसको अच्छे से देखभाल करी जाए। फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट और इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैली, कि आप जैसे मान लीजिए कावेरी पे लड़ाई चल रही है तो सब अगर पानी ले लेंगे तो इसका डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पाएगा। एनवायरमेंट की जो दिक्कत है वो तो बढ़ती चली जाएगी। एनवायरमेंट, हम कहते हैं ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो करते हैं वो तो हो ही नहीं पाएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, रिवर बोर्ड एक्ट बनाया जिसके तहत रिवर बोर्ड बनेंगे और इंटर स्टेट की जो चीजें हैं वो कंट्रोल करी जा सकेंगी। और रिवर बोर्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। कब बनाएगी, जब रिक्वेस्ट करी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा कि हमें इस चीज पर दिक्कत आ रही है, इस रिवर पे दिक्कत आ रही है कि कितना पानी किस तरफ डिवाइड होना है और हमें इसके लिए बोर्ड चाहिए। सेकंड है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ये भी 1956 ही है दोस्तों। इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मान लीजिए कोई इश्यू बना किसी भी रिवर को लेके, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों एक एडहॉक ट्रिब्यूनल जारी कर सकती है कि वो डिस्प्यूट जो है उसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए और वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अच्छे से प्रोवाइड करा जाए स्टेट्स के बीच में। और जो डिसीजन होगा इस ट्रिब्यूनल का, जो भी ट्रिब्यूनल गठित होगा वो बाइंडिंग होगा और फाइनल होगा दोनों पार्टीज पे। मान लीजिए दो पार्टीज लड़ रही है कर्नाटक और तमिलनाडु, तो इन दोनों पे बाइंडिंग होगा अगर ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन दे दिया तो, ठीक है। और कोई भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदर कोर्ट इस पे जुरिडिक्शन नहीं दे सकते ट्रिब्यूनल के जो डिसीजन है उस पे दोस्तों। नेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट इस बात को रखते हैं कि ट्रिब्यूनल के जो डिसीजन है उस पे हम कोई चीज नहीं बोलेंगे, ये कोई मैटर प्राइवेट चीज का नहीं है। जो रिवर है वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का मैटर नहीं है। उससे क्या होता है कि जो आपका इंडिविजुअल भी प्रोसेस है वो भी रिवर्स के द्वारा देखा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट जब भी किसी चीज पे वर्डिक्ट देगा वो इस पॉइंट को जारी करता है कि इससे इंडिविजुअल की जो राइट्स हैं उसका हनन हो रहा है। इसमें बात लिखी भी है कि बट द एक्सपीरियंस ऑफ द मोस्ट कंट्रीज हैज शोन दैट रूल्स ऑफ लॉ बेस्ड अपॉन द एनालॉगी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इंटरेस्ट इन वाटर डू नॉट अफोर्ड ए सेटिस्फैक्टरी बेसिस फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट। जब भी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी पे रूल बनता है ना तो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है, लेकिन जो पब्लिक इंटरेस्ट में बात है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी बात को रखेगा इस ट्रिब्यूनल के आगे, मतलब इसमें डिसीजन दे सकता है। नेक्स्ट कहा गया है कि अब तक ये जो डाटा है 2016 का है, 6th एडिशन जो है इसका लक्ष्मीकांत का, उसमें अगर कोई चेंजेस होंगे तो मैं आपको उसमें एडअप कर दूंगा बाद में। तो इसमें कहा गया है कि 8 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अभी तक बने हैं, उसको मैं आपको बता देता हूं कौन कौन। पहला कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1969 में बना था। किन किन स्टेट्स के बीच था, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सेकंड गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1969 में बना था। किन किन स्टेट्स के बीच में था, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा दोस्तों। तीसरा नर्मदा वाटर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में था दोस्तों, और महाराष्ट्र, ये भी 1969 में ही बना था। फोर्थ रवि ब्यास वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 1986। ये पूछे जाते हैं कि किस रिवर डिस्प्यूट में कौन कौन सी स्टेट्स हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। फिफ्थ कावेरी वाटर डिस्प्यूट कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, ये यूटी है 1990 में।
सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के लिए दो बने, एक ऊपर और एक ये 2004 में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। वसुंधरा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2010 ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच में बना दोस्तों। महादही वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में 2010 में। तो ये सब ट्रिब्यूनल बने दोस्तों, ठीक है। अब जो वाटर डिस्प्यूट का जो फर्स्ट पॉइंट था, जो मैंने 4 पॉइंट डिस्कस करे थे आपसे शुरू में, और जब मैंने कहा था कि आज 3 पढ़ाएंगे तो पहला कवर हो चुका है। ये वाटर के लिए बात करी गई है कि ट्रिब्यूनल बना सकता है पार्लियामेंट, और दूसरा रिवर वाटर बोर्ड के तहत बोर्ड बनेगा। अब बात करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल की। काउंसिल मतलब कि जो स्टेट्स हैं उनके बीच में एक काउंसिल बनेगी, उसके मेंबर अभी डिस्कस करेंगे, और उनके बीच में वार्तालाप होगा कि जो डेवलपमेंट तमिलनाडु में हो रहा है रिसर्च पे, या केरला में हो रहा है रिसर्च पे, वो यूपी के अंदर कैसे लाया जाए, या बिहार और एमपी के अंदर कैसे लाए, और जो एग्रीकल्चर चीज़ें जो अपनाई जा रही हैं यहाँ के लोगों के द्वारा, वो नीचे की तरफ कैसे लेके जाएं, और महाराष्ट्र में जो, जैसे राजस्थान में जो दिक्कत है पानी की, तो किस हिसाब से वो दिक्कत को खत्म करा जाए। तो काउंसिल के ये काम होते हैं, एक डिबेट होती है, एक चर्चा होती है, जिसमें एक फ्रूटफुल डिसीजन निकलता है। तो इंटर स्टेट काउंसिल थी कि इफेक्ट कोऑर्डिनेशन हो सके स्टेट्स के बीच में भी और सेंटर और स्टेट्स के बीच में भी दोस्तों। कौन से आर्टिकल के तहत? 263 आर्टिकल के तहत इसको बनाया गया। तो जो प्रेसिडेंट हैं वो इसको इस्टेब्लिश करते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। ये तब करी जाती है जब उनको लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में बात है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इसमें कुछ होना चाहिए, इसलिए तब ये काउंसिल इस्टेब्लिश करी जाती है। ही कैन डिफाइन द नेचर ऑफ ड्यूटीज टू बी परफॉर्म बाय सच ए काउंसिल। और जो प्रेसिडेंट हैं दोस्तों, वो ये बता भी सकते हैं कि आपको किन किन ऑब्जेक्ट, किन किन प्रिंसिपल्स पे आपको काम करना है, उस काउंसिल को एडवाइस भी दे सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोसीजर और ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम करते हैं। किन किन पे काम करा जाता है? कुछ तो प्रेसिडेंट एम्पावर हैं बताने के लिए कि ये काउंसिल इन इन चीज़ों पे अपना एडवाइस हमको दे, और उस हिसाब से प्रेसिडेंट उस पर मोहर लगाएंगे कि कैसे काम आगे की तरफ बढ़ना है। जैसे इंक्वायरी इनटू एंड एडवाइजिंग अबाउट डिस्प्यूट विच में अराइज बिटवीन स्टेट्स, कि जैसे रिवर वाटर डिस्प्यूट्स है, और कहीं कहीं जैसे महाराष्ट्र की लड़ाई चल रही है किसी एरिया को लेके, अमरावती को लेके लड़ाई चल रही है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तो डिस्प्यूट जो लैंड है उसमें कैसे हल निकाला जाए, क्योंकि आप कब तक इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। एक फ्रूटफुल डिसीजन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए जिससे उस एरिया का डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी होती है दोस्तों, उस एरिया का डेवलपमेंट रुक जाता है। सेकंड पॉइंट, इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कस सब्जेक्ट इन विच स्टेट और सेंटर एंड द स्टेट्स हैव ए कॉमन इंटरेस्ट। मान लीजिए कि स्टेट और सेंटर के कॉमन इंटरेस्ट हैं किसी एक सब्जेक्ट को लेके। फॉर एग्जांपल जैसे साइबर सिक्योरिटी तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता, रेसिड्यूरी पावर में आता है, तो वो तो इस सेंटर पे हाईएस्ट प्रायोरिटी है कि वो कैसे उस पर डिसीजन बनाए। किसी भी एक चीज़ को लेके, एग्रीकल्चर को लेके, तो उन पे पॉलिसीज जो बने, उन पे जो स्कीम्स बने, वो इस हिसाब से बने जिससे सेंटर भी अच्छे से डेवलपमेंट कर सके उस स्टेट के अंदर, और स्टेट जो कार्य संभाल रही है उस पॉलिसी को लेके, वो भी अपना नेतृत्व उस पॉलिसी के लिए बहुत अच्छे से काम कर सके। तीसरा पॉइंट ये कहता है, मेकिंग रिकमेंडेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट और एनी पर्टिकुलर फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसीज एंड एक्शन ऑन इट। दोस्तों देश जो है ना वो नीतियों पे चलता है। राजनीति का मतलब ही ये है कि राजा के द्वारा बनाई गई नीति अपनी प्रजा के लिए, तो पॉलिसीज होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को हमें उठाना है, मान लीजिए फेमिनिज्म को हमें आगे की तरफ ले जाना है, एजुकेशन को आगे की तरफ ले जाना है, रिसर्च को आगे की तरफ ले जाना है, जब तक एक ढांचा नहीं होगा, एक प्लान नहीं होगा, तो हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे उस चीज को। तो प्लान बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा, एग्जीक्यूट करना, तो इस पर कैसे विस्तार से हम किसी एक सब्जेक्ट को एग्जीक्यूट भी कर सके और उसका हमें बेटर डेवलपमेंट भी देखने को मिले, तो इस पर यह चर्चा करते हैं दोस्तों। जो काउंसिल इंक्वायरी करती है और जो एडवाइस देती है इंटर स्टेट डिस्प्यूट में, वो कंप्लीमेंट्री टू द सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन अंडर 131 की जो लीगल कंट्रोवर्सी होती है, सुप्रीम कोर्ट जिसमें डिसीजन देता है उसके कंप्लीमेंट्री होती है। और
काउंसिल जो है डील कर सकती है लीगल और नॉन लीगल दोनों कंट्रोवर्सी से। और जो इसका फंक्शन होता है, जैसे वो जो एडहॉक ट्रिब्यूनल था दोस्तों, उसका फंक्शन जो था वो बाइंडिंग था, मतलब उसका जो डिसीजन था वो बाइंडिंग था। बट जो काउंसिल का डिसीजन होगा वो सिर्फ एडवाइजरी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन बाइंडिंग नहीं होगा। ओके, जैसे कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग होता है। अब 263 जो है प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करते हैं काउंसिल को और रिकमेंडेशन देते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा स्टेट्स के बीच में, जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है वो मजबूत नहीं हो सकता। आपको किसी एक पर्टिकुलर नीति पे और डाइवर्स फंक्शंस पे हमें काम करना पड़ेगा। तो पॉलिसी बना सकते हैं किन किन सब्जेक्ट से रिलेटेड ये काउंसिल? सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, सेंट्रल काउंसिल फॉर लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट। गांधी जी का एक थॉट है कि भारत गांव में बसता है, तो लोकल गवर्नमेंट को पावर देनी चाहिए। जो गांव की चीजें हैं, गांव में फेमिनिज्म फैलाइए, लोगों को बाहर भेजिए पढ़ने के लिए, तो ये सब चीजें अर्बन डेवलपमेंट। और फिर अर्बन डेवलपमेंट कि जो शहरी हैं उनको पोल्यूशन ना देखना पड़े, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हो, अच्छा साइंटिफिक टेम्पर हो, तो इन सब चीजों पे ये काम करते हैं। थर्ड पॉइंट जो है, फॉर रीजनल काउंसिल फॉर सेल टैक्स फॉर नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न जोन के लिए ये बनाते हैं। जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिसिन है और सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी है, वो इसी एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट के बनाई गई है दोस्तों। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, सरकारिया कमीशन, ये एक्चुअली जो सरकारिया कमीशन है ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन है। तो जब मैं वो डिस्कस करूंगा तो विस्तार से इस पे डिस्कस करूंगा। एक्चुअली वो चैप्टर अभी इसलिए डिस्कस नहीं करा क्योंकि उसमें चीजें ज्यादा हैं और क्वेश्चन पुटअप कम है वहां से, तो वो चीजें पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होगी। सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप 1983 से 1987 के बीच में बना। इसने कहा, मेड ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263। इन्होंने कहा था कि स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल बननी चाहिए। और जो काउंसिल है वो जो क्लॉज मैंने अभी आपको बताए पीछे की तरफ, सेल टैक्स वाला और ऊपर ये वाला लोकल गवर्नमेंट वाला, इस पर काम करनी चाहिए, इनका ये कहना था दोस्तों। तो इस सरकारिया कमीशन की बात वीपी गवर्नमेंट ने अप्लाई भी करी। वीपी सिंह की सरकार थी 1990s के टाइम पे, तो उन्होंने अप्लाई भी करी और उन्होंने फॉलोइंग मेंबर इस प्रकार से बनाए कि प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो चेयरमैन होंगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरीज जैसे पुडुचेरी, दिल्ली और अभी जम्मू कश्मीर भी, क्योंकि वो भी एक यूनियन टेरिटरी विद चीफ मिनिस्टर होगा, अभी इलेक्शन नहीं हुए। ओके दोस्तों। फोर्थ पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली जस्ट लाइक दादर एंड नागर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव। फिफ्थ पॉइंट, गवर्नर ऑफ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल। अगर कहीं प्रेसिडेंट रूल लगाए, जैसे नॉर्थ ईस्ट में प्रेसिडेंट रूल बहुत लगता है, मेघालय, तो उसके गवर्नर उस टाइम उस काउंसिल के अंदर बताएं काम करेंगे। 6.6, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मतलब 5 अदर मिनिस्टर को कौन नॉमिनेट करेगा? प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि 6 तो होम मिनिस्टर है, 6 चुने जाएंगे ना। ओके, 5 मिनिस्टर्स जो होंगे वो कैबिनेट रैंक के होंगे और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ काउंसिल एयर परमानेंट इनवाइटीज टू द काउंसिल। परमानेंट इनवाइटीज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये क्या मतलब है कि जब भी काउंसिल की बैठक होगी इनको परमिशन देने की जरूरत नहीं है, ये खुद आएंगे क्योंकि ये परमानेंट है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट आप समझ गए होंगे, निर्मला सीतारमन जी जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उनके वो कैबिनेट मिनिस्टर हो गई। और उनके बराबर में आजकल अनुराग ठाकुर जी बैठ रहे हैं जो हिमाचल से एमपी हैं, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। ओके, द काउंसिल इज ए रिकमेंडरी बॉडी ऑन इश्यूज रिलेटिंग टू इंटर स्टेट, सेंटर स्टेट एंड सेंटर एंड यूनियन टेरिटरीज। रिकमेंडिंग बॉडी, नॉट डिसीजन बाइंडिंग बॉडी, ये सिर्फ रिकमेंड कर सकती है। ठीक है दोस्तों। और जो इसका एम होगा वही
जो इन्वेस्टिगेट करेगी कि और डिस्कशन करेगी कि जो सब्जेक्ट हैं स्टेट और सेंटर के उसमें बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे हो सके, पॉलिसीज जो बनाएंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सके, कि कोई ऐसा ना लगे कि सेंटर स्टेट को बीच में डाल रहा है या स्टेटों के बीच में आपस में नहीं बन रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश को एक गति से चलना है ना, तो सबको काम करना पड़ेगा। थर्ड, डेलिब्रेटिंग अपॉन सच अदर मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू द स्टेट्स एज मे बी रिफर्ड टू इट बाय द चेयरमैन। अगर चेयरमैन मतलब प्राइम मिनिस्टर अगर किसी टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक पे कहते हैं बात करने को, तो उस पर भी चर्चा होगी दोस्तों। जो काउंसिल होगी वो एटलीस्ट मतलब 3 बार एक साल में तो मिलेगी, ठीक है। और जो मीटिंग होगी वो सारी कैमरे में होगी और ऑल क्वेश्चन डिसाइडेड बाय कंसेंसस, मतलब आपस में कंसेंसस होगा तभी डिसीजन होगा। ओके, ऐसा नहीं कि मतलब ज्यादा राज्यों में किसी की गवर्नमेंट है तो वो मेजोरिटी से वोटिंग ले जाए, ऐसा नहीं होगा, कंसेंसस होना चाहिए, ठीक है। और स्टैंडिंग कमेटी भी होगी इस काउंसिल की। स्टैंडिंग कमेटी मतलब दोस्तों कि काउंसिल का एक सब्सिडरी पार्ट, मतलब स्टैंडिंग कमेटी की काम को बांटने वाला काम, मतलब वर्क लोड को कम करने वाला काम है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी होगी जो 1996 में पहली बार सेटअप करी गई। कंटिन्यूअस कंसल्टेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैटर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल। क्या मतलब है इस लाइन का? मान लीजिए काउंसिल ने किसी एक चीज पे डिसीजन ले लिया, अब उसका इंप्लीमेंटेशन भी तो करना है, तो स्टैंडिंग कमेटी उस काम को अच्छे से करेगी। उसमें कौन कौन होंगे? उसके जो चेयरमैन होंगे यूनियन होम मिनिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि स्टैंडिंग कमेटी जो होती है इंटर स्टेट काउंसिल की, उसके चेयरमैन कौन होते हैं? होम मिनिस्टर। सेकंड, 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। थर्ड, 9 चीफ मिनिस्टर दोस्तों, ठीक है। थर्ड, 9 चीफ मिनिस्टर। जो काउंसिल होगी उसका एक सेक्रेटरीट भी होगा, ठीक है, जिसको हम इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट मानेंगे, जो सेटअप करा गया 1991 में। और इसे हेड कौन करेगा? सेक्रेटरी बेसिकली आईएएस ऑफिसर होता है और सिविल सर्वेंट कह सकते हैं, ठीक है। और इट इज ऑल्सो फंक्शन एज द सेक्रेटरीट ऑफ द जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल में आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा कि जोनल काउंसिल क्या होती है, और वो उसका भी सेक्रेटरी होगा। जो इस काउंसिल का सेक्रेटरी होगा वही जोनल काउंसिल का भी सेक्रेटरी होगा दोस्तों। तो आज वीडियो 22 मिनट का हो गया है, तो हम इसको यहीं पे कवर अप करते हैं। कल इसके एक पार्ट और बनाऊंगा, वो अच्छे से हम डिस्कस करेंगे पब्लिक एक्ट और जुडिशियल वाला और जोनल काउंसिल के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे कवर अप करता हूं। ओके, थैंक यू एवरीवन।